हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हमें संविधान में इसके बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय को उच्चतर न्यायालय भी कहा जा सकता है। सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन ये बताया गया अनुच्छेद 216 में कि हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। ये संख्या कुछ इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि जनसंख्या या मुकदमों के हिसाब से इनमें बदलाव होता रहता है। हर राज्य के में ये अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सारे राज्यों में जितने हाई कोर्ट हैं सब में अन्य न्यायाधीशों की संख्या एक बराबर हो, ऐसा नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी 33 अदर जज होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या फ़िलहाल 33 है। भविष्य में ये संख्या बढ़ भी सकती है केसेस को देखते हुए या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। टाइम टू टाइम इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए, इसका इतिहास जानते हैं। पहले 1881 में एक अधिनियम आया जिसमें कहा गया कि राज्यों में भी उनकी जनसंख्या के हिसाब से हाई कोर्ट बनाया जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके बाद 1774 को सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, वो भी कलकत्ता में। ये बात थी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट। देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें आर्टिकल या अधिनियम जो आया था, इसमें जो अधिनियम आया था वो 1861 का था, जिसमें अलग अलग, क्योंकि उस वक्त 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, आपको पता है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो उसके हिसाब से 3 हाई कोर्ट बना दिए गए उस वक्त 1861 के बाद 1862 में। कोलकाता हाई कोर्ट, मद्रास और मुंबई। उस वक्त कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था और मुंबई को बम्बई। तो सबसे पहले ये 3 हाई कोर्ट बने, लेकिन इनमें भी जो सबसे पहले अगर फर्स्ट नंबर पे जो बना था वो कलकत्ता बना था। अगर डेट वाइज हम देखें तो कलकत्ता हाई कोर्ट बना था 17/1862। कलकत्ता के बाद देखते हैं मद्रास 15/1862 और मद्रास के बाद हम देखते हैं बॉम्बे या मुंबई हाई कोर्ट 14/8/1862। देखिए, तीनों डेट्स के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हाई कोर्ट है वो है हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट। इसके बाद भारत का चौथा हाई कोर्ट बनाया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में। और जजों की दृष्टि से या जजों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कहा जाएगा इलाहाबाद, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जज हैं 160। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक अपना इतिहास है। ये 11 जून 1866 को खोला गया था आगरा में, लेकिन इसको बाद में शिफ्ट किया गया, इलाहाबाद शिफ्ट किया गया 1879 में, और उसके बाद इसका नाम बदलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ बना था, तो आगरा में बना था। इसके बाद देखते हैं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है? हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि सीजीआई से, प्लस सीजीआई किससे सलाह लेते हैं या परामर्श करते हैं? राज्य के राज्यपाल से, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट किसी राज्य का होता है और राज्य का प्रथम नागरिक जो है वो राज्यपाल होता है, जबकि देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो यहाँ राज्य की बात हो रही है तो राज्य के प्रथम नागरिक से बात करना ज़रूरी है, इनका परामर्श लेना ज़रूरी है। तो राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेकर राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। इनको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 219 में इसके बारे में बताया गया है। लेकिन अगर राज्यपाल उस वक्त प्रेजेंट ना हो, उपस्थित ना हो पाए किसी कारणवश, तो वो किसी और को नॉमिनेट कर दें कि आप जाके हमारी जगह शपथ दिला दीजिए, तो वो व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर यदि अपना त्यागपत्र सौंपना चाहें तो किसे देते हैं? वो राष्ट्रपति को देते हैं। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, तो क्योंकि ये स्टेट की बात हो रही है तो ये इनको राज्यपाल को सौंपना होगा त्यागपत्र, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देते हैं तो देंगे राष्ट्रपति को।
वेतन और पेंशन की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था चीफ जस्टिस का वेतन था 2,80,000 और जो अन्य जज होते हैं उनका वेतन होता है 2,50,000। लेकिन हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनका वेतन है 2,50,000, यानी इनके इक्वल है। और अन्य न्यायाधीशों का या अन्य जजों का वेतन होता है 2,25,000। और ये वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। लेकिन एक पॉइंट याद करने वाला ये है कि अगर पेंशन की बात की जाए तो पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। तो ये बात आप याद कर लीजिए कि वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से और पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। 1976 के बाद से पेंशन का प्रावधान हुआ। अब रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति। हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं और वकालत नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा उच्च न्यायालय में नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स में वकालत कर सकते हैं, लेकिन वो उस हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते जहां पर वो खुद एज अ जज काम कर चुके हैं, वहां पर वो नहीं जा सकते। तो रिटायरमेंट के बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो मानव अधिकार आयोग में उनका अध्यक्ष बना दिया जाता है भले ही, लेकिन वो किसी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। लेकिन हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो अन्य न्यायालयों में या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, सिर्फ उस हाई कोर्ट को छोड़कर जहां पर उन्होंने खुद एज अ जज काम किया हो। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना मतलब अगर कोई जज किसी आपराधिक मामले में अगर संलिप्त पाए गए या फिर कोई उन्होंने ऐसा काम किया जो उनकी पद की गरिमा के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध किया हो, तब एक प्रोसीजर होता है उनको हटाने का, जिसे रिमूवल कहते हैं। ये प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है। हमने अपने लास्ट वीडियो में जो पढ़ रखा है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसमें क्या प्रोसीजर था सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का कि लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाए, यानी इन दोनों में से कोई एक बात हो जाए। मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद एक गठन होता है, जांच कमेटी का गठन किया जाता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट का जज, एक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक होते हैं हाई कोर्ट के जज और एक होते हैं जाने माने विधिवेत्ता। तो ये 3 सदस्य एक कमेटी बनाई जाती है जो मिलकर उस जज के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, उनके केस को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वाकई में जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं। अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तब वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। मान लीजिए लाया गया था लोकसभा में और इस जांच के बाद वो प्रस्ताव जाएगा अब राज्यसभा में। जब दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटाने के लिए आदेश जारी कर देते हैं और न्यायाधीश को अपने पद से हटना पड़ता है। अगला पॉइंट है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 233 में बताया गया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है इन केस अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश उपस्थित ना हो, यानी अस्वस्थ हो या किसी और वजह से अगर वो नहीं आ सकते हैं कोर्ट, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस टाइम पीरियड के लिए किसी अन्य वरिष्ठ और योग्य न्यायाधीश को कार्यवाहक बना सकते हैं। हमें ये बात याद रखनी होगी कि अगर कोई अन्य न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है तब उस टाइम ड्यूरेशन में उसको वही सैलरी मिलेगी जो कि मुख्य न्यायाधीश की है और वही सारी पावर्स मिलेंगी, उसकी पावर्स वही हो जाएंगी जो कि मुख्य न्यायाधीश की होती हैं। अपर न्यायाधीश, देखिए अपर न्यायाधीश का जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 224 के अंतर्गत किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि जब हाईकोर्ट को ये लगने लगे कि अब मुकदमों की संख्या ज़्यादा है और जज कम है या कार्यभार ज़्यादा हो गया है, इसके लिए हमें ज़्यादा जजेस की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति 2 साल के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है।
अगला है आयु संबंधी विवाद। मान लीजिए हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ फेरबदल है या उनकी आयु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाता है, तब क्या होता है, उस विवाद का निपटारा राष्ट्रपति कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहायता से। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ सेम कंडीशन आ जाए, आयु संबंधी विवाद हो जाए कोई, तब उसका निपटारा राष्ट्रपति नहीं कराते, उसका निपटारा कराती है पार्लियामेंट या फिर संसद। इससे रिलेटेड 2 पॉइंट और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा के चुनाव हुए और चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो गया, धोखाधड़ी या जाली वोट या किसी भी रीज़न से कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो उसका निपटारा कराती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के केस में कोई ऐसा हुआ, या मान लीजिए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हुए और बाद में ये आरोप लगे या विवाद उत्पन्न हो गया कि इसमें कोई धांधली हुई है, किस तरह की गलत चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, तब उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लोकसभा राज्यसभा का निपटारा तो सुप्रीम कोर्ट करवा सकती है, ये इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के जो विवाद हैं उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाती है। स्थानांतरण या ट्रांसफ़र, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण राष्ट्रपति करते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, राष्ट्रपति किन लोगों से परामर्श करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे, प्लस 4 वरिष्ठ जज, मतलब राष्ट्रपति परामर्श लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ये परामर्श लेंगे 4 वरिष्ठ जजों से जो कि कोलेजियम के होते हैं, 5 जजेस होते हैं, उनमें से 4 से ये सलाह लेंगे, क्योंकि 5 में ये खुद CJI होते हैं। और उसके बाद वो 2 जज जिनका ट्रांसफ़र करना है आपस में, मान लीजिए किसी का मुंबई से किसी को भेजना है चेन्नई भेजना है, तो इन दोनों राज्यों के जिन जज का ट्रांसफ़र आपस में होना है उन दोनों जजों से भी परामर्श लिया जाता है ट्रांसफ़र से पहले। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ये देखिए इम्पॉर्टेंट हैं ये भी। अनुच्छेद 231 हमें ये बताता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का एक हाईकोर्ट हो सकता है। देखते हैं, देखिए जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट कौन कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरीज का हाई कोर्ट है, पहला तो महाराष्ट्र है, दूसरा है दादरा और नागर हवेली, ये एक यूनियन टेरिटरी आप जानते हैं, तीसरा है गोवा, स्टेट हो गया, और फिर है दमन एंड दीव। अब तो दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो अब भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये देखिए 1 2 3, अब टोटल 3 जगहों का एक हाई कोर्ट दे दिया गया आर्टिकल 231 के अंतर्गत। अच्छा, इसकी मुख्य पीठ कही जाए या मुख्य हाई कोर्ट कहा जाए तो वो बॉम्बे में है, लेकिन इसकी अन्य बेंचेस या खंडपीठ अगर कहीं जाए तो एक है नागपुर में, एक है पणजी में और एक है औरंगाबाद में। बेंचेस या खंडपीठ इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अगर राज्य बड़े हैं और जो एक से ज़्यादा राज्य अगर शेयर कर रहे हैं एक हाई कोर्ट, तो वहाँ तक सबकी पहुँच नहीं हो पाती है, जिसके लिए खंडपीठ बना दी जाती हैं। इसके हिसाब से लोग जो है खंडपीठ में उनके जो फैसले हैं वो उसकी सुनवाई वहाँ होती है। आगे देखिए, एक और की बात कर लेते हैं हम। वैसे तो ऐसे 6 राज्य हैं, ऐसे 6 हाई कोर्ट्स हैं जो कि शेयर करते हैं बाकी राज्य या यूनियन टेरिटरी के साथ अपना हाई कोर्ट। कलकत्ता में है, कलकत्ता में वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार के सारे मुकदमे सुने जाते हैं, यानी कि एक दूसरी यूनियन टेरिटरी है वो भी इसमें शामिल है वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल प्लस अंडमान निकोबार। तो इसकी एक खंडपीठ भी होगी, जाहिर सी बात है। तो हाई कोर्ट तो है कलकत्ता में और खंडपीठ कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर आप जानते हैं ये अंडमान निकोबार का कैपिटल है। तीसरा देखते हैं, गुवाहाटी की बात की जाए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है
वो कौन कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरीज को शेयर करता है? गुवाहाटी शेयर करता है असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसको आप कोई ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। ANAM, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, एक अनम बन रहा है नाम ये। तो ये हो गया आपका असम, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश AP, और ये है हमारा मिजोरम। तो ये 4 स्टेट शेयर कर रहे हैं गुवाहाटी से। इनकी बेंचेस भी देख लेते हैं। एक है कोहिमा में, जो कि नागालैंड के लिए है। एजोल में मिजोरम, जो कि इसका कैपिटल है। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से 3 हो गई इसकी बेंचेस, और एक जो मेन होता है हाई कोर्ट, वो है गुवाहाटी में। केरल की बात अगर हम करें, केरला, केरल में एक तो केरल का ही है, प्लस दूसरा है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप, और हाई कोर्ट है एर्नाकुलम। इसका कोई बेंच नहीं है, सिर्फ हाई कोर्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेट्स शेयर नहीं कर रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं मद्रास, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों आते हैं। मद्रास में आ गए हमारे तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी। और इसका बेंच देखा जाए तो हाई कोर्ट तो इसका चेन्नई या मद्रास कह लीजिए, और बेंच है इसका मदुरई। एक और बचा है अभी, वो है हमारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, इसमें जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, एक तो पंजाब है, दूसरा स्टेट है हरियाणा, और तीसरा है यूनियन टेरिटरी। और अगर देखा जाए तो इसका कोई बेंच नहीं है, सिर्फ हाई कोर्ट है, जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। अगला देखिए अनुच्छेद 241। इसमें क्या बताया गया? केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी एक अलग से हाई कोर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है केंद्र शासित प्रदेश है तो उसे दूसरे स्टेट से शेयर ही करना पड़ेगा, ऐसा है। हम एक एग्जाम्पल, दिल्ली हाई कोर्ट बना था 1966 में। हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी होता है। मान लीजिए कोई कानून बनाया गया विधानसभा द्वारा, तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है हाई कोर्ट के द्वारा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लानिंग कमीशन या फिर नीति आयोग, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से समझना है तो आप पिछले वीडियोस में सुप्रीम कोर्ट और उसके क्षेत्राधिकार के बारे में देखिए। ये वीडियो हाई कोर्ट का था, इसके क्षेत्राधिकार के लिए भी एक हम वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टडी हार्ड, पढ़ते रहिए।